नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपन देख रहे थे, तो आज अपन उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले भी अपन बहुत सारे लेक्चर्स इसके देख चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किन जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य जो हैं वो समुद्री होते हैं? तो सभी सदस्य की प्रजातियां जो कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती है। तो पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है इकाइनोडर्मेटा और तीसरा है मोलस्क। लेकिन दोस्तों ये चारों समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन इनके सभी सदस्य जो हैं वो समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा संघ है, समूह है, जिसकी सभी प्रजातियां जो हैं समुद्र में पाई जाती हैं। तो संघ इकाइनोडर्मेटा की सभी प्रजातियां समुद्र में पाई जाती हैं। क्लियर है? ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए है वेकटेल, दूसरा है कोयल, तीसरा है कौवा और चौथा है बुलबुल। तो दोस्तों आपने सुना होगा कोयल जो है वो भारत में है, आपने सुना है, और वो घोंसला भी बनाती है, दूसरों के घोंसले में अंडे भी देती है और खुद का घोंसला भी कहीं पर दूसरी प्रजाति बनाती है। कौवा भी खुद का घोंसला बनाता है, बुलबुल भी खुद का घोंसला बनाती है, लेकिन जो वेकटेल एक प्रकार का जो पक्षी है वो खुद का घोंसला नहीं बनाता है, भारत के अंदर नहीं बनाता है, भारत के बाहर ये प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है और अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? दोस्तों मशरूम जो आजकल सब्जी जिसकी बनाई जाती है वो मशरूम है। तो मशरूम क्या है? मशरूम को हिंदी में आप बोल सकते हैं कुकुरमुत्ता, जो बारिश के टाइम पे जो उग जाते हैं, इस टाइप से छतरी टाइप से होते हैं वो कुकुरमुत्ता। तो क्या है? एक कवक है, पौधा है, पशु है या फिर बैक्टीरिया है? तो दोस्तों पशु भी नहीं है, पौधा भी नहीं है, वो पौधे जैसा दिखता है लेकिन पौधा नहीं है, वो बैक्टीरिया भी नहीं है, वो क्या है? एक कवक है। क्या है? कवक है। तो मशरूम क्या है? कवक है, और ये प्रोटीन की बहुत सारी मात्रा पाई जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार यंत्र होता है। रडार यंत्र मतलब उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किस में होती हैं? ऑप्शन है पक्षी में, दूसरा कीट में, तीसरा सभी स्तनियों में, स्तनी मतलब मैमल्स मतलब मनुष्य में भी, और चौथा है चमगादड़ में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपन पहले भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो क्या बताया था उसका अंदर, जो चमगादड़ होता है उसके पास मतलब उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे ये फेंकता है, रिफ्लेक्ट भेजता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस अगर उसके पास आती है तो ये उस रास्ते पर नहीं जाता है, उससे लग जाता है कि सामने कोई है। तो ये राडार यंत्र किसके पास होता है? चमगादड़ के पास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन से आपको नाम से ही लग रहा है, हिम प्लस ग्लोबिन। अगर आप हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है? हिम प्लस ग्लोबिन। ऑप्शन देखते हैं, जिंक, कॉपर, आयरन या फिर मैग्नीज। तो दोस्तों हिम मतलब क्या होता है? लोहा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप? आयरन। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। उसी प्रकार साइटोक्रोम में भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लोबिन का मतलब होता है ये एक प्रोटीन होती है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा प्लस एक ग्लोब्युलिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। दोस्तों संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ का मतलब होता है कि ये शरीर के अंदर संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है, रिजर्व रहता है। तो ऑप्शन ए है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, और चौथा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों कौन सा ऐसा है जो शरीर में संरक्षित रहता है? तो विटामिन और खनिज जो है वो खनिज में शरीर में संरक्षित रहते हैं। वसा और विटामिन वसा जो है वो एक तरह से कंज्यूम हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, और कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाता है, प्रोटीन भी खत्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो विटामिन है और खनिज है ये दोनों क्या है? संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन क्या होता है? तो दोस्तों पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या फिर पोषक पदार्थ होता है। तो पेप्सिन के बारे में भी देखा था अपन ने। पेप्सिन एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है, जो किसका पाचन करता है? जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर देता है या बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कलाई की जो हड्डियां होती हैं इन्हें मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स या फिर कार्पल्स। तो दोस्तों जो कलाई की हड्डियां होती हैं, जो हाथ की कलाई की हड्डियां होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। और जो पाँव में जो टखने की हड्डियां होती हैं नीचे, वो क्या बोला जाता है? उसे मेटाटार्सल्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? हृदय और रक्तवाहिनियां, केवल रक्तवाहिकाएं, हृदय रक्तवाहिकाएं एवं लसिका वाहिनियां। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्तवाहिनियां दोनों सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? रक्तवाहिनियों में धमनी और शिराएं आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किसकी पारगम्यता बढ़ने से होता है? तंतु के क्या होता है दोस्तों? जब तंत्रिका तंतु में आवेग उत्पन्न होते हैं, पल्स जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो जो उसकी जो आवरण होता है, तंत्रिका का जो आवरण होता है, उसमें किसकी परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता बढ़ने से होता है? तो क्या ऑप्शन है आपके पास? पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन या जल के अणु। तो दोस्तों यह सोडियम आयन जो है, इनकी जो है पारगम्यता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पल्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है। दोस्तों 1 ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ये तो फिक्स होता है, जितनी भी होती है वो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। तो गेहूं की स्टार्च से सबसे अधिक, चावल की स्टार्च से सबसे अधिक, आलू की स्टार्च से सबसे अधिक और सब में बराबर। दोस्तों 1 ग्राम मोल से तो किसी का भी 1 ग्राम मोल हो, चाहे वो गेहूं का 1 ग्राम मोल हो, चाहे चावल का हो, चाहे आलू का हो, सब में क्या होगी? बराबर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व क्या होता है? तो अभी देखा था अपने साइटोक्रोम में एक तो क्या होता है? लोहा होता है, मतलब आयरन होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में, तो लोहा तो हो जाएगा, तो मैग्नीज गलत हो जाएगा। केवल लोहा या ये हो सकता है, केवल तांबा भी गलत हो जाएगा। तो लोह एवं तांबा क्या होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है नेत्रों की, जांघ की, हृदय की और पक्षियों के वक्ष भाग की। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने पहले भी देखा है, और एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो एनर्जी वाली जो रिएक्शन होती है, जिससे एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो पावर हाउस कहने के कारण ये है कि हृदय की जो कोशिकाएं पेशियां जो होती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहाँ पर अधिक होती है? हृदय की पेशियों में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। दोस्तों अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस जगह पर, कौन से अंग में होता है, ये पूछा गया आपको। आपके पास ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में यानी कि पेनक्रियाज में, लीवर में, किडनी में और आमाशय मतलब स्टमक में, किडनी मतलब वृक्क में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? यकृत जो है इसमें क्या होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। दोस्तों यकृत यानी कि लीवर जो होता है, लीवर को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की केमिकल लेबोरेटरीज, केमिकल लैब या केमिकल लेबोरेटरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब हेंसलिट चक्र क्या होता है? क्रेब हेंसलिट चक्र क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वृक्कों में, इसका कार्य क्या होता है? तो वृक्कों में मतलब किडनी में मूत्र सृजन के लिए होता है। दूसरा है वृक्क में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है, और यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। तो दोस्तों अगर क्रेब हेंसलिट चक्र की बात की जाए तो इसका काम क्या होता है? इसको आप ऑर्निथ्रिन चक्र के नाम से भी जानते हैं, ऑर्निथ्रिन चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो ऑर्निथ्रिन चक्र होता है, इसका काम क्या होता है? जो अमोनिया होता है, अमोनिया एक तरह से विषाक्त होता है, मतलब जहरीला होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको काय में बदलता है? ये यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया को काय में बदलता है? ये यूरिया में बदल देता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है, इस ऑप्शन को देखोगे तो वृक्क में मूत्र सृजन के लिए होता है, वृक्कों में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है, यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। तो ये क्रेब हेंसलिट जो चक्र है वो यकृत के लिए खासकर होता है, तो ये वृक्क के लिए नहीं होगा, यकृत के लिए होगा। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों खेसारी दाल एक तरह की दाल होती है, बहुत कम लोग जानते हैं, तुअर की दाल की जैसी दाल होती है। खाने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है आपके पास लेथाइरिज्म, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है पेचिश या फिर चौथा है पीलिया। तो दोस्तों अगर खेसारी दाल की बात की जाए, अगर आपने खेसारी दाल का नाम सुना हो या फिर यूँ कहें कि वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है खेसारी दाल का, अगर आपने सुना हो तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेथाइरस सेटाइवम। ठीक है, तो जिस प्रकार इसका नाम है उसी नाम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग होता होगा। लेथाइरस से बन जाएगा लेथाइरिज्म। कौन सा रोग होता है खेसारी दाल से, लेथाइरिज्म रोग होता है। तो ये रोग किस प्रकार का होता है, इसमें क्या हो जाता है, शरीर को लकवा से ग्रसित हो जाता है, हाथ में या पाँव में, या आंशिक लकवा जिसे कह सकते हैं, आंशिक लकवा से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है। तो जो BCG का टीका होता है वो जन्म के तुरंत बाद लगता है, 48 घंटों के भीतर लगता है, 6 माह के भीतर लगता है या फिर 6 सप्ताह के भीतर लगता है। दोस्तों BCG के टीके के बारे में जान लेते हैं। तो BCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके पास, B से होता है बेसिलस, C से होता है केलमेट, और जो जी होता है उससे होता है गुएरिन। ठीक है, तो BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसिलस, केलमेट और गुएरिन। ये जो BCG का टीका होता है ये मुख्य रूप से TB यानी कि क्षय रोग के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ये शिशु के जन्म के तुरंत बाद ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा रोग होता है जो मच्छर से नहीं फैलता है, मच्छर इसका वाहक नहीं होता है। ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है फाइलेरियासिस, तीसरा है स्लीपिंग सिकनेस और चौथा है मलेरिया। तो दोस्तों अगर डेंगू की बात की जाए तो जो डेंगू ज्वर है वो एडिस मच्छर के डेंगू ज्वर का जो वाहक है वो एडिस मच्छर होता है। यानी कि एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। अगर फाइलेरियासिस की बात करें तो दोस्तों फाइलेरियासिस क्या होता है, एक कृमि की वजह से, वर्म की वजह से फैलता है, जिसका नाम होता है राउंड वर्म, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मतलब राउंड वर्म जो होता है इसके संक्रमित राउंड वर्म से होता है। ये भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। ये जो है इसका वाहक जो है मच्छर नहीं होता है। लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया का वाहक भी क्या होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता व्याधि यानी कि मिनी माता बीमारी जो है निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। मतलब हानिकारक मात्रा के कारण या फिर जिसकी मात्रा के कारण हुई है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन है आपके पास बोरोन, निकल, आर्सेनिक और पारा। तो जो मिनी माता रोग है वो किसकी वजह से होता है, किस धातु की वजह से होता है, तो पारा की वजह से, मतलब मरकरी की वजह से होता है, Hg की वजह से होता है। और आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत यानी कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी। दोस्तों जर्म प्लाज्म थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये वंशानुगति से संबंधित है। यानी कि इसे क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ हेरेडिटी, यानी कि वंशानुगति का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। और ये थ्योरी जो दी थी किसने दी थी, ऑप्शन है आपके पास डार्विन, ल्यूवेनहोक, स्प्लेंजानी या फिर विजमेन। तो ये जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, जो विजमेन ने दी थी। इसका पूरा नाम क्या था, अगस्त विजमेन। तो क्या आंसर हो जाएगा, जर्म प्लाज्म थ्योरी संबंधित है थ्योरी ऑफ हेरेडिटी से, और ये किसने दी थी, अगस्त विजमेन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।